बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ग्लोबल स्टेज पे अमेरिका का जो इस वक्त टारगेट नंबर 1 है वो उसकी कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है, और इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की अलाइंसेज, मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ बना के रखी हुई हैं। ऐसी ही उनकी एक स्ट्रेटजी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी के अंदर बे ऑफ बंगाल का रीजन बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि दुनिया का आधा ट्रेड यहाँ से क्रॉस करता है, और चाइना के लिए तो ख़ास तौर पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसकी रीजन के अंदर ये सारा कुछ आता है, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर। तो बे ऑफ बंगाल में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को डाउन करना अमेरिका के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब बे ऑफ बंगाल के 3 मेजर प्लेयर्स हैं। असल में अगर आप देखें तो बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर 3 मेन प्लेयर्स हैं। एक तो इसके अंदर इंडिया है। इंडिया का एक बड़ा समुद्री इलाका ऐसा है जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है। दूसरा इसके अंदर म्यांमार है, और तीसरा इसके अंदर बांग्लादेश है। अब इंडिया तो अमेरिका के साथ है ना, कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के हवाले से। वैसे बाय द वे इंडिया के बारे में आपको बता दूं कि निचली लेवल पर इंडिया और चाइना के टॉक्स कल परसों भी हुए हैं, 1-2 दिन पहले, लेकिन ये निचली लेवल पर हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। पहले जो इनके टॉक्स होते थे ना मिलिट्री के, तो वो बड़ी लेवल पर होते थे। अब निचली लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो मिले थे, तो इससे ये भी इम्प्रेशन मिल रहा है कि टॉक्स जो है वो कुछ बेहतर सिमत में, बेहतर डायरेक्शन में नहीं जा रही। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वही लेवल मेंटेन रहती, या फिर उससे ऊपर की लेवल के ऑफिसर्स मिल रहे होते, लेकिन अब तो नीचे की लेवल के मिल रहे हैं। देशपांग के इलाके के ऊपर ये टॉक्स हो रही थी, और मैं यहाँ पर पहले भी बात कर चुका हूँ कि देशपांग का रीजन जो है लद्दाख का, ये स्ट्रेटेजिकली सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। लद्दाख का अगर आप किसी भी मिलिट्री माहिर से पूछें ना, चाहे आप पाकिस्तानी मिलिट्री माहिर से पूछ लें, चाइनीज़ से पूछ लें या इंडियन से पूछ लें, सारे आपको यही बताएंगे कि इस सारे के सारे डिस्प्यूटेड रीजन्स के अंदर जो सबसे अहम तरीन इलाका है वो देशपांग का इलाका। ये और दौलत बेग ओल्डी, ये जो सारी साइट्स हैं, असल मसला यहाँ पर है। बाकी अगर आप पेंगोंग लेक और ये सारे दूसरे जो देखेंगे ना, ये इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते इंडिया के लिए भी, चाइनीज़ के लिए भी। असल मसला देशपांग के अंदर है, और वहाँ पर चाइनीज़ की बिल्कुल क्लियर लाइन है, वहाँ से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो वो टॉक्स हुए इनके, और वो भी फेल हो गए। 18 राउंड ऑफ टॉक्स पहले ही फेल हो चुके हैं। ये 18.5 कंसीडर कर लें, ये मुकम्मल तो मैं इसको नहीं मानता क्योंकि छोटी लेवल की टॉक्स हो रही थी। तो पिछले 18 राउंड ऑफ टॉक्स और आधा ये 18.5 राउंड आप कह लें कि इनके टॉक्स के हो चुके हैं, सारे के सारे फेल गए, ये भी फेल हुआ है। तो अब इंडिया तो चाइना के हवाले से मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ है। बाकी बचते हैं बे ऑफ बंगाल के 2 मुल्क, बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार में किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है अमेरिकन को, क्योंकि वहां पर जब से मिलिट्री जनता आई है तो वहाँ चाइना का इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ गया है। देखिए ना, कोई अल्टरनेट फोर्स होगी तो अमेरिकन कुछ करेंगे ना। मिलिट्री जनता का वहाँ पर धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंस है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। उनके खिलाफ जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स बनी थी वो की खातिर का रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, और मिलिट्री जनता जो है उन्होंने काफ़ी हद तक मामला संभाले हुए हैं वहाँ पे। तो वहाँ म्यांमार के ऊपर तो इनका कोई असर नहीं है इतना ज़्यादा ना। और बाकी इन दोनों इंडिया और म्यांमार के बाद आखिरी बचता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर लाने के लिए बहुत ज़्यादा अमेरिकन कोशिशें कर रहे हैं। और बांग्लादेश की शुरू से लेकर एक अच्छी बात मुझे ये लगी है, शुरू से लेकर उनका प्रिंसिपल स्टांस रहा है कि हम किसी मुल्क के खिलाफ यूज़ नहीं होंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त स्टांस है, किसी मुल्क के खिलाफ यूज़ नहीं होंगे। और मुझे लग रहा है अमेरिकन भी धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करने लगे। पहले वो इस स्टांस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो इनके ऊपर दबाव डालते थे कि नहीं, यू हैव टू फैसिलिटेट अस अगेंस्ट चाइना। और यहाँ तक प्रेशर इनके ऊपर आता रहा है कि शेख हसीना ऑन द रिकॉर्ड कह चुकी हैं। देखिए उन्होंने कितनी बार मीडिया में आके कहा है कि मेरा तख्ता उलटने की कोशिश हो रही है, कितनी बार उन्होंने कहा है। तो ये ऐसे ही तो नहीं कह रही थी, कुछ ना कुछ तो यकीनी तौर पर उनको होगा ना थ्रेट उनकी हुकूमत को, तभी तो वो इस तरह की बातें कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर दबाव, फिर रफ फोर्स के ऊपर पाबंदियाँ लग गई, बहुत सारा मामला हो गए। इस सब के बावजूद भी एंटी चाइना नहीं बना बांग्लादेश, बल्कि उन्होंने अपने टाइज जो है मेंटेन रखे हुए हैं संभाव। फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश की अभी तक जो है वो ठीक जा रही है। अलबत्ता अमेरिका की जानिब से बांग्लादेश के ऊपर मुसलसल दबाव था कि आप इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में शामिल हो जाएं। पहले इनको कहा जा रहा था क्वाड के अंदर आ जाएं। क्वाड के अंदर आने से तो सीधी सीधी उन्होंने माजरत कर ली कि इसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सॉरी। उसके बाद इन्होंने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का कहा, उसके अंदर बांग्लादेश तैयार है आने के लिए, और वो मुख्तलिफ जो इसके अंदर ऑप्शन हैं वो कंसीडर भी कर सकता है। लेकिन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से कुछ बांग्लादेश को कंसर्न्स थे।
वो चाह रहे थे कि पहले इसको स्टडी करें ये है क्या और इसमें कहाँ तक आगे जा सकते हैं, कहाँ तक आगे नहीं जा सकते। इसीलिए उन्होंने अमेरिका से वक्त भी मांगा था कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं, और वक्त मांगने के बाद उन्होंने अपना पहला इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी आउटलुक रिलीज किया था अभी 2-4 हफ्ते पहले। और उस आउटलुक के अंदर जो शुरुआती उन्होंने लाइनें लिखी हुई हैं ना, उसमें उन्होंने ये कहा है कि बंगबंधु जो है शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पॉलिसी ऐसी है कि सबके साथ दोस्ती करेंगे, दुश्मनी किसी के साथ नहीं करेंगे। तो इस प्रिंसिपल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इससे हम जो है ना, क्योंकि ये हमारा फादर ऑफ द नेशन कह गया है, तो इसको हम जो है इधर उधर नहीं कर सकते और हम किसी के खिलाफ कैंप नहीं बनाएंगे इस तरह से। तो ये चीज़ चाइना को फेवर कर रही थी। अब अमेरिका का मैंने कहा था आपको कि रेस्पॉन्स आना बाकी है। देखते हैं कि वहाँ से इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी आउटलुक जो बांग्लादेश का है उसको अमेरिकन कैसे देख रहे हैं। तो वो जो है स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का जो है उनकी तरफ से कुछ सॉफ्ट सिग्नल्स आए हैं जिसमें उन्होंने इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया है इनिशियली। यानी वो पूरी तरह से खुश तो नहीं है इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के आउटलुक से जो कि बांग्लादेश ने रिलीज किया है, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट जरूर कर रहे हैं। डेली ऑब्जर्वर ने आज खबर लगाई है कि यूएस बांग्लादेश रिलेशंस डजंट रिलाई ऑन ढाका's टाइज विद रशिया चाइना, और इसमें वो कह रहे हैं कि अ सीनियर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल हैज सेड वाशिंगटन डज नॉट डिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद बांग्लादेश टेकिंग इनटू अकाउंट ढाका's टाइज विद रशिया चाइना और एनी अदर कंट्री। यानी आपके जो चाइना और रशिया के साथ रिलेशंस हैं वो अपनी जगह पे हैं, हमारे साथ जो रिलेशंस हैं वो अपनी जगह पे। हम आपको ये नहीं कह रहे कि वो रिलेशंस डाउन करें चाइना और रशिया वाले। इसका मतलब है अपेरेंटली अमेरिकन इनकी जो स्टांस है ना बांग्लादेश का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी आउटलुक पर इनका जो जारी किया गया है उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और अमेरिका की जो डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं आफरीन अख्तर, इन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि यूएस बांग्लादेश रिलेशनशिप इज इन डिफाइंड बाय चाइना, बाय रशिया और एनी अदर कंट्री। तो वहां से अमेरिका से सॉफ्ट सिग्नल्स जो है वो अच्छे आ रहे हैं बांग्लादेश के लिए। डेली ऑब्जर्वर मजीद कहता है कि द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स कमेंट्स came months after US ambassador in Dhaka Peter Haas said Washington does not force countries to choose sides over relations with other countries and particularly with Beijing, as we don't expect every country to have the same exact assessment of China as we do। तो मुझे ये लग रहा है अमेरिकन की जो नई इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे मुझे यूं लग रहा है कि उन्होंने शायद ग्राउंड रियलिटीज़ का उनके डिप्लोमेट्स को अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर इस तरह से जो है ना ज़बरदस्ती किसी को धकेला नहीं जा सकता एंटी चाइना अलायंसेस के अंदर। और उन्होंने जो अब नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है जो कि मुझे नज़र आ रहा है वो कम्पीट कर रहे हैं, कन्फ्रंटेशन की जगह पे कंपटीशन वो कर रहे हैं, और ये बेहतर है मेरे हिसाब से। कन्फ्रंटेशन कोई भी रीजन का मुल्क नहीं चाहेगा, कंपटीशन में रीजन के मुल्कों को फायदा होगा क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इससे क्रिएट हो सकती हैं।